अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर की आती है एमएम अप्रोच, मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। ये अप्रोच भी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की तरह सिमिलर है। नेट ऑपरेटिंग इनकम जो सेकंड अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो फर्म की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता है। तो सेम एमएम ने भी यही इसके लिए बात कही है कि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस जो होती हैं वो फर्म की वैल्यू के लिए इरिलेवेंट होता है। लेकिन अगर हम दोनों अप्रोचेस की बात करें तो ये जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है इट इज़ अ टोटली डेफिनेशनल अप्रोच। ये इस बात का कोई लॉजिक नहीं देती है कि क्यों ऐसा होता है, कि क्यों डेट इक्विटी में चेंजेस करने से फर्म की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये एक डेफिनेशनल अप्रोच थी। लेकिन दूसरी ओर एमएम जो है, मोदिग्लानी मिलर जो है, वो इसके लिए बिहेवियरल जस्टिफिकेशन देता है कि क्यों डेट इक्विटी में चेंजेस करने से फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फर्म का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आती। इसके पीछे वो एक बिहेवियरल जस्टिफिकेशन देता है। और एमएम ने इसका बिहेवियरल जस्टिफिकेशन जो है वो आर्बिट्रेज प्रोसेस से दिया हुआ है, मतलब उसने आर्बिट्रेज प्रोसेस लाया हुआ है और वो ये जो अप्रोच है उसकी ये ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन देता है, राइट। तो आर्बिट्रेज मीन बाइंग सिक्योरिटी फ्रॉम वन मार्केट एंड सेलिंग सिक्योरिटी इन अनदर मार्केट। मतलब एक ऐसी मार्केट जहाँ पर शेयर की प्राइसेस ज़्यादा हैं वहाँ पर सिक्योरिटीज़ को बेच देना है, और दूसरी मार्केट जहाँ पर शेयर की प्राइसेस कम है वहाँ पर शेयर्स को क्या कर लेना है, खरीद लेना है। तो इससे क्या होता है, आर्बिट्रेज प्रोसेस से दोनों मार्केट में इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब हम देखेंगे अजम्पशन 100% पे आउट रेशो, मतलब सारी की सारी अर्निंग एज ए डिविडेंड बांट दी जाती है, टैक्स नहीं होते हैं, कैपिटल मार्केट परफेक्ट होती है। इट मीन्स जो इन्वेस्टर्स हैं वो रैशनल होते हैं, राइट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं आती है, राइट। इन्वेस्टर आर फ्री टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टर उसी शर्तों पर लोन ले सकते हैं जिस पर कंपनी लेती हैं, और इन्वेस्टर के पास जो सूचनाएं हैं वो बिना लागत के पास पहुंच जाती हैं। इस तरह से ईबीआईटी के लिए जो निवेशकों की आशा वो एक जैसी रहती है और सभी फर्मों को सेम क्लास बिजनेस रिस्क में बांटा जाता है। ये इसकी बेसिक प्रपोजिशन दी रखी हुई है। अब हम बात करते हैं एमएम अप्रोच में आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है। ये मैंने आपको पहले बताया कि आर्बिट्रेज प्रोसेस जो होता है वो एमएम अप्रोच में ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन देता है कि क्यों कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस जो हैं वो फर्म की वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इफेक्ट नहीं करती हैं। लेट अस स्टार्ट arbitrage process. By arbitrage process we means that to buy the security from one market and selling the security at another market, right। मतलब हमने प्रतिभूति को एक बाजार से कम कीमत पर खरीदना है और दूसरी बाजार में उसको ज़्यादा प्राइस पर क्या कर देना है, बेच देना है। तो मतलब एक ऐसी मार्केट जहाँ पर सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस ज़्यादा हैं तो वहाँ पर हम सिक्योरिटीज़ को बेच देंगे, और दूसरी मार्केट जहाँ पर सिक्योरिटीज़ की प्राइस कम है तो वहाँ पर हम खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक ऐसी मार्केट जिसमें सिक्योरिटीज़ को बेचा जा रहा है यानी जो ओवर प्राइस्ड है, तो वहाँ पर धीरे धीरे इन्वेस्टर सिक्योरिटीज़ बेचना शुरू कर दे देंगे और वहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी। और दूसरी ओर एक ऐसी मार्केट जहाँ पर सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस कम है वहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है सिक्योरिटीज़ खरीदना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, दोनों मार्केट में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि टू फर्म्स जो हैं वो जो सभी ग्राउंड पर इक्वल सिमिलर हैं, सिवाय इसके कि उनकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, मतलब उनमें जो डेट इक्विटी है वो अलग अलग है, राइट। तो ये कहता है कि आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से ये जो दोनों मार्केट्स हैं इनकी जो सिक्योरिटीज़ का जो मार्केट वैल्यू है वो लॉन्ग टर्म तक अलग अलग नहीं रह सकता है। इसका कारण ये है कि आर्बिट्रेज प्रोसेस आ जाता है, राइट। तो मतलब आर्बिट्रेज प्रोसेस के कारण जो सिक्योरिटीज़ है अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग कीमत पर नहीं बेची जा सकती है। आर्बिट्रेज प्रोसेस जो प्राइसेस में इक्विलिब्रियम ला देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारी फर्म जो हैं, दो फर्म इक्वल हैं सिवाय पूंजी ढांचे के, उनका वैल्यू भी इक्वल हो जाती है। इससे कैसी होती है, ये जो ओवर प्राइस फर्म है वहाँ पर शेयर सेल हो जाएंगे और जो अंडर प्राइस फर्म है वहाँ पर शेयर सेल परचेज कर लिए जाते हैं, और इससे जो इन्वेस्टर्स है सेम आरओआई अर्न करता है, राइट। इसके लिए जो इन्वेस्टर है जो अंडर प्राइस फर्म है वहाँ पर शेयर्स खरीदने के लिए वो अपने हिस्से का एक्स्ट्रा लोन भी ले सकता है, और जो अपने हिस्से का एक्स्ट्रा लोन लेता है उसको हम होम मेड लीवरेज कहते हैं। तो होम मेड लीवरेज अप्लाई करके वो अंडर प्राइस फर्म में शेयर्स को परचेज कर सकता है। तो इस तरह से जब हम ये कह सकते हैं कि एमएम अप्रोच के अकॉर्डिंग
जो लीवर्ड फर्म है उसकी वैल्यू जो है अनलीवर्ड फर्म से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आर्बिट्रेज प्रोसेस ऑपरेशन में आ जाता है। इससे जो ओवर प्राइस फर्म है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और जो अंडर प्राइस फर्म है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और इससे दोनों फर्म की वैल्यू में इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब ये जो सिद्धांत है इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब अप्रोच की कुछ कमियां हैं, आलोचनाएं हैं। ये आलोचनाएं क्या हैं? बोरिंग रेट इज़ नॉट सेम फॉर इंडिविजुअल एंड फर्म्स। इसमें यह बताया गया कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो व्यक्तिगत ऋण ले सकते हैं, मतलब जिसको होम मेड लीवरेज कहा गया, लेकिन आमतौर पर देखा जाए कि जिस रेट पर व्यक्तियों को ऋण मिलता है और जो जिस रेट पर फर्म को ऋण मिलता है वो रेट्स अलग अलग होते हैं, व्यवहार में ये रेट इक्वल नहीं होते। सेकेंड इज द एक्सटेंट ऑफ रिस्क इज़ नॉट द सेम फॉर द इन्वेस्टर व्हेन ही हिमसेल्फ बोरो और द फर्म बोरो। हाँ, ये बात सही है कि जब फर्म खुद बोरो करती है और जो इन्वेस्टर बोरो करता है तो दोनों की जो रिस्क है वो रेट सेम नहीं होगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर देयर। अजम्पशन में ये कहा गया था अप्रोच की कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें जब भी शेयर्स को बाय करना होता है, सेल करना होता है, तो उस पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट आती हैं। इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन, तो बहुत से संस्थागत निवेशक होते हैं जो व्यक्तिगत उत्तोलक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये हम ये कह सकते हैं कि होम मेड लीवरेज जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। कॉर्पोरेट टैक्सेस डिस्टॉर्ट द हाइपोथेसिस। इस अप्रोच में यह माना गया कि कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं होते, लेकिन अगर देखा जाए कॉर्पोरेट टैक्सेस कंपनीज पर लगाए जाते हैं, राइट। और इसके कारण क्या होता है कि जो लीवर्ड फर्म है उसकी वैल्यू अधिक हो जाती है और जो अनलीवर्ड फर्म है उसकी वैल्यू कम रहती है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है। अब हम फाइनल अप्रोच की तरफ चलते हैं, वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच इज ए मिडवे अप्रोच। इट एग्जिस्ट बिटवीन नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, यानी दोनों के बीच में लाई करती है। तो ये कुछ हद तक एनआई अप्रोच को सपोर्ट करती है कि जो डेट इक्विटी चेंजेस हैं वो फर्म की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, और कुछ हद तक ये नेट ऑपरेटिंग इनकम को अप्रोच को भी सपोर्ट करती है कि फर्म की वैल्यू जो है वो फर्म की वैल्यू या फर्म की जो सिक्योरिटीज़ की प्राइसेस हैं वो डेट इक्विटी चेंजेस से इफेक्ट नहीं होती हैं। दोनों को ये क्या करती हैं, ये सपोर्ट करती है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये मिड अप्रोच है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फर्म को एक लिमिट तक डेट इक्विटी में चेंजेस करनी चाहिए। कौन सी लिमिट तक? जिस लिमिट तक वो रिस्क को अब्जॉर्व कर सकती है, और उस रिस्क के बाद भी अगर वो डेट इक्विटी चेंजेस में चेंजेस लाएगी तो फर्म की वैल्यू में जो होगा वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उस लिमिट तक फर्म को क्या करना है, डेट इक्विटी चेंजेस करनी है और डेट का प्रयोग करना है, और उस लिमिट से ज़्यादा उसने नहीं जाना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच का सार ये है कि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ये जो डेट है और इक्विटी है इसका हमें बड़ा विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करना है, ताकि हमारी फर्म की कुल मूल्य में वृद्धि हो जाए और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाए। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि जो डेट है उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो हमें टैक्स बेनिफिट भी देता है। इसके कारण ये जो डेट है एक सस्ता साधन माना जाता है, ठीक है, और उसका हम प्रतिस्थापन करते हैं जिससे ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल कम हो जाती है। लेकिन अगर और ऋण का प्रयोग किया जाए तो इससे क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा ऋण का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है, तो वो ज़्यादा आय की मांग करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब ज़्यादा आय की मांग करेंगे तो एक तरफ जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, राइट, वो बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि फर्म की जो रिस्क बीरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि उस बिंदु तक ऋण का प्रयोग जो है वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कमी करेगा, राइट, और फर्म की वैल्यू को बढ़ाएगा। लेकिन अगर उस बिंदु के बाद हम डेट का प्रयोग करना शुरू कर दें तो ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल बढ़ जाएगी और फर्म की वैल्यू गिर जाएगी, राइट। तो इस बिंदु को हम ऑप्टिमम लेवल कहते हैं। तो इस स्तर तक पूंजी ढांचा अनुकूलतम होगा, इस स्तर तक सामूहिक लागत न्यूनतम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक स्तर तक वित्तीय उत्तोलक अनुकूल होता है और एक निश्चित बिंदु के पश्चात ये विपरीत दिशा में काम करना प्रारंभ कर देता है। जैसा कि ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें ये समझाया गया हुआ है।